ये बात सुनकर किशोरी जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी देखकर शोभा और गुड्डू डर जाते हैं। अरे दीदी, थोड़ा पानी तो पिला दो, गुड्डू को प्यास लगी है। अरे मेरी बाबा, मैं भी ना। दीदी आप अंदर आओ, बैठो, मैं पानी लाती हूँ। दोनों अंदर बैठ जाते हैं। गुड्डू बोलता है, मम्मी, बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। शोभा को भी सड़ने की बदबू आती है, पर वो ये सोचकर नज़रअंदाज कर देती है कि शायद गांव में ऐसा ही होता हो। दोनों पानी पीकर बाहर जाने लगते हैं तो किशोरी पीछे से आवाज देती है, अरे दीदी, कहाँ चले? बस दीदी, अपने गांव की तरफ। दीदी, बाहर अंधेरा होने वाला है, आप रात में जंगल पार नहीं कर पाएंगी। आप ऐसा करो, आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह जल्दी निकल जाना। शोभा मना करती है, पर किशोरी जिद पर अड़ जाती है। शोभा मुस्कुराते हुए कहती है, चलो, आप इतना बोल रही हो तो रुक जाते हैं, वैसे भी बाहर जानवर बहुत हैं। किशोरी मुस्कुराते हुए बोलती है, और पिशाच भी बहुत हैं। शोभा एक पल के लिए घबरा जाती है, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। रात का समय था। कुछ अघोरी बाबाओं का एक समूह उनके सामने से गुजरता है। उन्हें देखकर गांव के लोग अपने घरों में छिप जाते हैं। शोभा और गुड्डू हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक अघोरी शोभा की तरफ देखकर बोलता है, चली जा, चली जा, अभी भी मौका है, चली जा। शोभा कुछ समझ नहीं पाती और उनकी बातों को अनसुना कर देती है। रात को किशोरी ने चूल्हा जलाया। चूल्हा जलते देख शोभा को अपना बचपन याद आ गया। वो किशोरी से कहती है, तुम अंदर जाओ, गुड्डू के साथ खेलो, मैं रोटियां बनाती हूं। अंदर गुड्डू और किशोरी बातें कर रहे थे। गुड्डू बोलता है, किशोरी आंटी, कल मैं अपने दादाजी के पास जाऊंगा और बहुत मजे करूंगा। तू क्या करेगा वहां जाकर? तू मेरे पास ही रह जा। नहीं, मैं तो दादा दादी के पास ही जाऊंगा। तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा और मेरा खाना बनेगा। अचानक रोशनी धुंधली हो गई और कमरे में सड़ने की बदबू फैल गई। किशोरी की त्वचा पुराने कागज की तरह सिकुड़ने लगी, झुर्रियों से खून रिसने लगा। जब उसने मुंह खोला तो इंसान के दांत नहीं, बल्कि भेड़िए जैसे नुकीले दांत चमक रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वो अब एक औरत नहीं, एक भूखी पिशाच थी। गुड्डू घबराकर कमरे से बाहर भागता है और दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है। वो रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है। क्या हुआ गुड्डू, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया? माँ, मत खोलना, वो भूत है, वो पिशाच है। शोभा को लगता है गुड्डू मस्ती कर रहा है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, अंदर कोई नहीं होता। तभी उसकी नज़र छत के कोने की तरफ जाती है। वहां किशोरी छत से चिपकी हुई थी। उसका शरीर काला पड़ चुका था, मुंह से खून बह रहा था और बाल सफ़ेद थे। शोभा उसे देखकर डर गई और गुड्डू को लेकर बिना सोचे समझे जंगल की ओर भागने लगी। पीछे से चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आने लगीं। गांव के सभी 4 से 5 घरों के लोग अब पिशाच बनकर उनके पीछे थे। शोभा गुड्डू को कंधे पर बिठाकर गहरे जंगल में भागती है। तभी उसे वही अघोरी बाबाओं का समूह दिखता है। वो उन्हें पूरी कहानी बताती है। अब वे पिशाच उन बाबाओं पर हमला कर देते हैं और कईयों को मारकर उनका मांस खाने लगते हैं। किशोरी की नज़र फिर शोभा और गुड्डू पर पड़ती है। वे फिर भागते हैं। भागते भागते वे शहर की सड़क तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि पीछे से किशोरी गुड्डू का पैर पकड़ लेती है और उसे जंगल में खींचने लगती है। शोभा उसे बचाने पीछे भागती है। किशोरी शोभा की पीठ पर बैठ जाती है और उसकी गर्दन से मांस का एक बड़ा टुकड़ा काट लेती है। शोभा दर्द से चिल्लाती है और किसी तरह गुड्डू को ढूंढती है। वो देखती है कि पिशाचों ने गुड्डू का एक पैर खा लिया है। शोभा गुड्डू को कंधे पर उठाकर रोते हुए शहर की सड़क की तरफ भागती है और सड़क पर पहुंचते ही बेहोश हो जाती है। तभी एक बस आती है और उन्हें सड़क पर पड़ा देख ब्रेक मारती है। सुबह होते ही पिशाच गायब हो जाते हैं। शोभा और गुड्डू जब होश में आते हैं तो खुद को अस्पताल में पाते हैं। वे पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं,
पर पुलिस इसे जानवरों का हमला मानकर केस बंद कर देती है। कुछ सालों बाद अपने दादाजी के देहांत पर वे दोनों फिर अपने गांव वापस आते हैं और उसी रात वे दोनों रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं पता कि वे कहाँ गए, बस घर की दीवार पर खून के छींटे ये बता रहे होते हैं कि रात को कोई जानवर घर के अंदर आया और दोनों को ले गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग पिशाचों का गाँव।